अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्थुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 51 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि आर्तुक भाई बामसी और तुर्गुत गुनाल्ब के इंतजार में खड़े होते हैं, मगर उसकी जगह आयगुमश आ जाता है और कहता है कि गुनाल्ब साहब अपनी इख्तियार की नशिस्त पर बैठे हुए हैं। ये सुनकर आर्तुक भाई बामसी और तुर्गुत अंदर चले जाते हैं और आज के इस एपिसोड में ये तीनों गुनाल्ब से मिलने अंदर आ जाते हैं, जहां पर गुनाल्ब तलवार पर सर रखे बैठा होता है। तो आर्तुक भाई आते ही कहते हैं कि ये किस किस्म की गुस्ताखी है, तुम हमारे सरदार आला की नशिस्त पर क्यों बैठे हो। तो गुनाल्ब कहता है कि इस किले में बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं, क्या किले की हिफाजत ऐसे की जाती है? अर्थुल साहब किला तुम्हारे हवाले कैसे कर सकते हैं? तो तुर्गुत कहता है कि तुम इस नशिस्त पर बैठने वाले कौन होते हो। इतने में आयगुमश भी अपने सिपाहियों को लेकर अंदर आ जाता है। आर्तुक भाई, तुर्गुत और बामसी भी अपनी तलवारें निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर गुनाल्ब अपनी तलवार वापसी मयान में रख लेता है और फिर कहता है कि मैं अमीर सादुद्दीन कोपैक, शमसुद्दीन और सुल्तान गयासुद्दीन के हुक्म पर ओहलत से यहाँ पर आया हूँ। तो बामसी कहता है कि तुम किस सुल्तान की बात कर रहे हो? तो गुनाल्ब कहता है कि मैं मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे की बात कर रहा हूँ, जिनको तुम्हारे सरदार ने मार दिया है। ये सुनकर ये तीनों दंग रह जाते हैं। तो तुर्गुत कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हारे सरदार और सिपाही अजीज ने मिलकर गद्दारी की है और दोनों ने मिलकर सुल्तान को मार दिया और अब वो अपनी जेल में सजा के मुंतजिर हैं। और फिर कहता है कि मैं यहाँ सरदार आला बनकर आया हूँ। तो ये तीनों कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, तुम ऐसा करके रियासत के साथ गद्दारी करोगे। तो गुनाल्ब कहता है कि तुम भी अपने सरदार के साथ सुल्तान को जहर देने में बराबर के शरीक हो। और फिर अपने सिपाहियों को कहता है कि इनको गिरफ्तार कर लो और इनसे तलवारें भी ले लो। तो सब सिपाही इन तीनों पर अपनी तलवारें तान लेते हैं। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि फिलहाल ताकत तुम्हारे हाथों में है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तो तुर्गुत कहता है कि सिर्फ हम नहीं बल्कि तमाम तुर्क कबाइल तुमसे इसका हिसाब लेंगे। फिर आखिर में गुनाल्ब कहता है कि मैं तमाम तुर्क सरदारों को यहाँ पर बुलाऊंगा और उनके सामने तुम सबको मार दूंगा। और इधर कोनिया में अर्थुल साहब और अजीज को लाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो अजीज कहता है कि मुझे और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि सुल्तान को मारने की वजह से हमें जेल में डाला गया है। तो अर्थुल साहब कहते हैं कि अगर इंसाफ की बुलंदी के लिए हमें जेल में डाला गया है तो समझे कि किस्मत को यही मंजूर था। जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है वही हमें यहाँ से निकालने के लिए जरिए भी बनाएगा इंशाअल्लाह। इतने में एक सिपाही आकर अर्थुल साहब को कहता है कि आप हमारे साथ आइए, मगर अजीज़ अर्थुल साहब को लेकर जाने की इजाज़त नहीं देता। तो अर्थुल साहब कहते हैं कि अजीज़ पुरसकून हो जाओ, हम जिस तरह यहाँ से जाएंगे बिल्कुल इसी तरह यहाँ वापसी आ जाएंगे, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। इधर कराजैसर किले में गुनाल्ब के सिपाही बामसी, आर्तुक भाई और तुर्गुत को लाकर जेल में बंद कर देते हैं। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि महल में मौजूद गद्दारों ने हमारे सरदार और हमारे लिए मौत का जाल बिछाया है, हमें एक बड़ी साजिश में फंसाया गया है, हमारी रियासत, सरदार और कबीला सब खतरे में है। तो तुर्गुत कहता है कि इस गुनाल्ब का दावा है कि वो इधर कोपैक और शमसुद्दीन के कहने पर आया है। अगर सजा का फैसला सुल्तान ने जारी किया है तो इसका मतलब है कि कोपैक ने अपने बंदे को तख्त नशीन कर दिया है। और इधर कोनिया में सिपाही अर्थुल साहब को कोपैक के सामने ले आते हैं। तो अर्थुल साहब कहते हैं कि क्या तुमने अपने इख्तियारात वापस लेने के लिए सुल्तान को मार डाला, अब अगली बारी किसकी है? तो कोपैक झट से अर्थुल साहब का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि अगली बारी अब तुम्हारी है, तुमने हमारे सुल्तान के साथ जो सलूक किया है अब मैं भी तुम्हारे साथ यही सलूक करूंगा। और फिर खुद सब कुछ करने के बाद सारा इल्ज़ाम अर्थुल साहब पर डाल रहा होता है। तो अर्थुल साहब भी शेर की तरह कहते हैं कि मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। तो कोपैक कहता है कि तुम्हें सुल्तान के हुक्म से सरदार आला से हटा दिया गया है और मैंने कराजैसर किले में गुनाल्ब को तैनात कर दिया है और तुम्हारे मुहाफिजों के साथ भी यही सलूक करूंगा। ये सुनकर अर्थुल साहब उसे मारने ही लगते हैं, मगर सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर अर्थुल साहब कहते हैं कि जल्द ही हिसाब का वक्त आएगा, मैं मौत से नहीं डरता, ना तो मैं तुम्हें और ना ही मैं तुम्हारे हिमायतों को भागने दूंगा। और अंदर महपरी खातून और गयासुद्दीन सुल्तान के तख्त के पास आ जाते हैं। तो महपरी खातून तख्त के पास पहुंचकर रोने का ड्रामा करती है और गयासुद्दीन को दिखाने के लिए फरियादें करती हैं। तो गयासुद्दीन उन्हें तसल्ली देता है कि रोने से कुछ नहीं होता, हमारे बाबा के कातिल ज़रूर अपने किए की सज़ा पाएंगे। तो महपरी कहती है कि आप अर्थुल की लाश के टुकड़े क्यों नहीं कर देते? तो गयासुद्दीन कहता है कि अर्थुल साहब के साथ जो लोग इसमें मुलव्विस थे मैं उन सबको तलाश करूंगा, जब सब मिल जाएंगे तो मैं उन्हें इकट्ठी सज़ा दूंगा। तो महपरी कहती है कि अगर तुमने उन्हें सज़ा देने में जल्दी न की तो सब लोग हम पर शक करेंगे, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन ने शहजादे अरसलान को सुल्तान मुकर्रर किया था। हमें इस सूरत हाल में मत डालो, इस गद्दारी के पीछे मलका अदलिया और शहजादा अरसलान भी होंगे। तो गयासुद्दीन गुस्से में आकर कहता है कि अम्मी जान आप ये क्या कह रही हैं? अरसलान को मेरे बाबा ने वारिस चुना था और उसकी जगह मैं मुंतखब हो गया, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने आपको कहा है कि अर्थुल साहब के पीछे जो भी है मैं इसका पता लगा लूँगा, मेरा भाई और मेरी माँ इसके पीछे नहीं है, वो कातिल नहीं हो सकते। मुनासिब वक्त पर मैं अर्थुल साहब के खिलाफ फैसला सुनाऊँगा।
اور ادھر کارواں سرائے میں گنگت اور عبدالرحمان احمد کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو احمد کہتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں اب کھڑا ہو سکتا ہوں۔ پھر وہ دونوں احمد کو کپڑے پہناتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ شکار کے دوران سلطان معظم کو زہر دیا گیا ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو یہ سن کر یہ سب دنگ رہ جاتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ اس کا الزام ارطغرل صاحب پر ڈال کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور سلطان غیاث الدین ہمارے سردار کے بارے میں کل فیصلہ سنائیں گے۔ تو عبدالرحمان کہتا ہے کہ ہمیں سپاہیوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ تو احمد کہتا ہے کہ نہیں، فیصلہ آنے سے پہلے اگر ہم نے محل میں قدم رکھا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ اگر موت کا فیصلہ سنا دیا گیا تو پھر اس وقت ہم موت والی جگہ پر حملہ کریں گے، ہم ارطغرل صاحب کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ادھر کونیہ میں مہپری خاتون غیاث الدین سے ملنے کے بعد اداس ہو جاتی ہے کیونکہ غیاث الدین کہتا ہے کہ میں باقی سرداروں کو بھی پکڑوں گا، اس کے بعد سب کو سزا دوں گا۔ اتنے میں شمس الدین آ جاتا ہے تو مہپری خاتون کہتی ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ ارطغرل نے سلطان کے ذہن میں بھی زہر بھر دیا ہے۔ تو شمس الدین کہتا ہے کہ اگر غیاث الدین کو پتہ چل گیا کہ اس قتل کے پیچھے ہم ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو مہپری کہتی ہے کہ انہیں نہیں پتہ چلے گا اور مزید یہ کہتی ہے کہ کوپیک کو یہاں بلاؤ، میں اس معاملے میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور ادھر کائی قبیلے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سلطان کے مرنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ پھر سپاہی کہتا ہے کہ سلطان غیاث الدین کے حکم پر کمانڈر گنالپ نے آرتوک بھائی بامسی اور ترگت کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے، وہ ان کو موت کی سزا دینے والے ہیں۔ تو سنگرتکین کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے محل میں جاتا ہوں۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہے کہ آپ قلعے جا کر آرتوک بھائی بامسی اور ترگت کو چھڑا لیں، میں اور حلیمہ کونیہ جائیں گے۔ ادھر کونیہ کی جیل میں عزیز کہتا ہے کہ کیا ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم اسی طرح یہاں بیٹھے رہیں گے؟ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو تدبیریں بہت ہیں، ایسے حالات میں صرف ایک امید ہے اور وہ ہے غیاث الدین۔ تو عزیز کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیسے امید بن سکتے ہیں؟ تو ارطغرل صاحب ذہن میں ایک تقریب سوچتے ہیں کہ میں نے کیسے غیاث الدین سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ سلطان بن جاتا ہے تو ہماری ریاست غفلت کا شکار بن کر مکمل تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ غیاث الدین کی نیت صاف ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ انصاف کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی کھانا لے آتا ہے تو عزیز ایک برتن کے نیچے سے ایک خط نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بھائیوں نے بھیجا ہے، اور پھر انہیں وہ خط پڑھ کر بتاتا ہے کہ یہ نصر الدین کے بارے میں ہے، وہ کبھی کوپیک کا غلام تھا، کوپیک نے اسے سلطان کو بطور تحفے میں دیا تھا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب دنگ رہ جاتے ہیں۔ ادھر کراجیسر قلعے میں گنالپ میز پر پڑے نقشے کو دیکھ کر آئیگومش کو کہتا ہے کہ کوئی بھی ترک سپاہی قلعے میں نہیں رہے گا۔ تو آئیگومش کہتا ہے کہ میں نے انہیں یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ تو گنالپ کہتا ہے کہ وہ ضرور سزائے موت کو روکیں گے، ہمیں ان کے خلاف اچھے اقدامات کرنے ہوں گے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ سزائے موت پر ہمارے سپاہی عام لباس میں ہوں گے۔ اور باہر سنگرتکین اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ گنالپ کو پیغام بھیجو کہ سلیمان شاہ کا بیٹا سنگرتکین ان سے ملنے آیا ہے۔ تو سپاہی اس کی بات کو انسنی کر دیتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے قلعے سے باہر نکال دو۔ یہ سن کر سنگرتکین غصے میں آ جاتا ہے اور جھٹ سے اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ باقی سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے پر تان لیتے ہیں۔ تو سنگرتکین پھر سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اب بھی موقع ہے کہ جا کر گنالپ کو بتا دو کہ سنگرتکین آیا ہوا ہے، ورنہ آپ سب اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ پھر ایک سپاہی بھاگ کر گنالپ کو بتانے کے لیے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔